नहीं रानी परी, हम शनाया को उस दुष्ट चुड़ैल को नहीं देंगे। ये हमारी बेटी है, हमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसके बिना तो हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। 5 मिनट बस शनाया हमें नजर नहीं आती तो हमारा दिल घबराने लगता है, बेचैनी होने लगती है। और आप कह रही हैं कि हम अपने हाथों से अपनी बेटी को उसे दे दें? नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे अपनी प्यारी बेटी को उसे। हाँ रानी परी, मैं भी अपनी चारू माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये चारों परियां मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और उस दुष्ट चुड़ैल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शनाया को रोता देखकर रानी परी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो एक योजना बनाती है। ये योजना सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और वो चुपचाप शनाया को चुड़ैल के हवाले कर देती है। फिर चुड़ैल शनाया और अपने साथियों के साथ पृथ्वी लोक पर आ जाती है। तभी सभी परियां पृथ्वी पर आकर चुड़ैल के ऊपर हमला बोल देती है, क्योंकि वो परी लोक में हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पृथ्वी पर आकर हमला करती है और उसके सभी साथियों को और चुड़ैल को अच्छी तरह से सबक सिखाती है। फिर चुड़ैल घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाती है और वो शनाया का पीछा छोड़कर दुम दबाकर हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मुझे ये लगता है कि शनाया को तुम्हें उसके असली परिवार के पास लेकर जाना चाहिए और उसके परिवार से इजाजत लेकर ही इसे परीलोक लेकर जाना चाहिए। मुझे मेरी शक्तियों से पता चल गया है कि इसका असली परिवार कहाँ है और इसके साथ क्या हुआ था। रानी परी चारों परियों और शनाया के साथ उसके असली परिवार के पास आ जाती है और वहाँ आकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से दिखाती है कि किस तरह बबीता ने तनुजा से जलन में आकर डॉक्टर को पैसे देकर शनाया को बारिश में नदी के अंदर फिकवा दिया था। तनुजा अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कस्तूरी भी। मेरी प्यारी परियों जैसी पोती, मैंने तो बिल्कुल ऐसी ही पोती की ख्वाहिश की थी। बबीता, तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे नहीं पता था। तुमने अपनी जेठानी के साथ ऐसा किया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस तरफ पलट कर भी मत देखना। रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेटी लौटाने के लिए। हाँ परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, दादी, मैं आपसे मिलने पृथ्वी लोक पर आती रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चारों परी माँ ने किस तरह से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुझे दुष्ट चुड़ैल से बचाया। अगर उस समय ये मुझे अपने साथ परी लोक लेकर नहीं जाती तो मैं कभी भी आपको नहीं मिल पाती। वो चुड़ैल मुझे अपने साथ लेकर जाती, इसलिए मैं अपनी चारों परियों माँ के साथ परी लोक में रहना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलने जरूर आती रहूंगी। शनाया की ये बातें सुनकर चारों परियां खुशी से रोने लगती हैं और रानी परी भी। तनुजा और कस्तूरी शनाया को परीलोक जाने की इजाजत दे देती है और शनाया हंसी खुशी से अपनी चारों परी माँ के साथ परीलोक वापस आकर एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ एक छोटी सी मासूम सी एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था ऐना। वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना और बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। ऐना कोल्ड ड्रिंक और डोनट बेचने का काम करती थी। वो अक्सर पार्क के पास अपना ठेला लगाया करती थी, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। जब सब बच्चे खेलकर थक जाया करते, तब सभी बच्चे डोनट और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसके ठेले के पास आते थे। इस तरह ऐना की दोस्ती पार्क में खेलने वाले कुछ बच्चों के साथ हो जाती है। उन्हीं बच्चों में से ऐना के दो खास दोस्त बन जाते हैं। सोफिया और जेम्स, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? ऑरेंज वाली या जीरा सोडा वाली? कौन सी बताओ? मेरे लिए ऑरेंज वाली और जेम्स के लिए जीरा सोडा वाली। हाँ, रुको, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। ये लो, और ये तुम्हारी।
सोफिया और जेम्स बड़े मजे से अपनी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाते हुए सोफिया ऐना से कहती है, पता है ऐना, क्रिसमस आने वाला है। हमने अभी से बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या तुम भी क्रिसमस ट्री के डेकोरेशन का सामान ले आई हो? सोफिया की ये बात सुनकर ऐना थोड़ी उदास हो जाती है। क्या हुआ ऐना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? बताओ ना ऐना। ऐना अपने दोस्तों की बात सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ऐना केवल सपनों में ही क्रिसमस मनाया करती थी और सेंटा क्लॉज से ढेर सारे कपड़े और गिफ्ट की कल्पना ही कर सकती थी। इसलिए क्रिसमस का त्योहार आने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर ऐना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके जाते ही दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए कहते हैं, बेचारी ऐना, हमें उससे क्रिसमस के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, उसके पास हमारे जैसा घर नहीं है ना, उसके साथ उसका परिवार भी नहीं है। तो हम और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा कहकर दोनों सोचने लगते हैं। तभी सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। पर एक तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ मुझे। क्यों ना हम ऐना को क्रिसमस के दिन अपने घर में आने का निमंत्रण दें? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। आखिर क्रिसमस का दिन भी आ ही जाता है, जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। शाम के समय सभी घरों के बाहर सुंदर सुंदर रोशनी चमक रही थी, पर ऐना गली के कोने में खड़ी चुपचाप उदास होकर ये सब कुछ देख रही थी। आज उसके दोनों दोस्त भी उसके पास आज कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आए थे। ऐना मन ही मन कहती है, वो दोनों जरूर अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे होंगे। दुखी मन से ऐना अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला लिए आश्रम की ओर जाने लगती है कि तभी पीछे से सोफिया उसे आवाज देते हुए कहती है, ऐना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो वापस घर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आज तुम मेरे साथ चलो। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे साथ मेरे घर पर। मैं तुम्हें अपना प्यारा सा क्रिसमस ट्री दिखाऊंगी। क्या सच में? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जल्दी भी चलो। तुम्हें पता है, ये मेरा पहला क्रिसमस होगा और ये क्रिसमस तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बातें करते करते वो दोनों सहेलियाँ जल्दी ही घर पहुँच जाती हैं। देखो ऐना, ये मेरा घर है। अपना कोल्ड ड्रिंक का ठेला यहीं एक तरफ लगा दो और मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलो। ऐना सोफिया के साथ उसके घर के अंदर जाती है और सजा हुआ क्रिसमस ट्री देखकर ऐना दंग रह जाती है। मैंने ऐसा क्रिसमस ट्री पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत ही प्यारा और कितना सुंदर है। तभी सोफिया के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं। अरे सोफिया बेटा, ये कौन है? पापा, इसका नाम है ऐना और ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। ये कोल्ड ड्रिंक बेचती है और ये बेचारी बिल्कुल अनाथ है। ऐना का इस दुनिया में कोई नहीं है पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैरी क्रिसमस बेटा। मैरी क्रिसमस ऐना। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें प्रेयर करने चर्च में जाना है। पापा, क्या ऐना हमारे साथ चल सकती है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐना को पहनने के लिए तुम अपनी एक सुंदर सी फ्रॉक दे दो। ऐना सुंदर सी फ्रॉक पहन लेती है। फिर सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करने चर्च जाती हैं। कुछ ही देर बाद उनका दोस्त जेम्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं, मैरी क्रिसमस जेम्स। मैरी क्रिसमस ऐना। मैरी क्रिसमस सोफिया। आज मेरे घर में क्रिसमस पार्टी है और जल्दी शुरू होने वाली है। मैं तुम दोनों को क्रिसमस पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाने आया हूँ। तुम दोनों जरूर आना। क्या सच में? पार्टी? मैं कभी भी पार्टी में शामिल नहीं हुई। तो आज शामिल हो जाओ, हमारे साथ पार्टी में तुम्हें खूब मजा आएगा। पार्टी में ढेर सारा नाच गाना और खाना पीना भी होगा। ये मेरी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी होगी। ये
इस तरह से ऐना ने अपनी जिंदगी की पहली क्रिसमस पार्टी देखी और मनाई भी और स्वादिष्ट खानों और पकवानों का लुत्फ उठाया। और कुछ दिनों बाद सोफिया के पापा ने अनाथ आश्रम जाकर ऐना को गोद ले लिया और उन्होंने सोफिया और जेम्स के स्कूल में ही ऐना का दाखिला करवा दिया। अब ऐना भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। फिर तीनों दोस्त हंसी खुशी से मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है। अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर
उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। भरतपुर गांव में मानवी नाम की एक लड़की रहती थी। मानवी का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे और बड़ी मुश्किलों से घर का खर्चा निकालते थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था, पर मानवी के माता पिता के पास एक भी जमा पूंजी और पैसे नहीं थे। एक दिन मानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, दिवाली आने वाली है, आपने कहा था कि हम दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे। मेरे पास एक भी जोड़ी नए कपड़े नहीं है माँ, हम शॉपिंग करने कब जा रहे हैं माँ? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने कहा था, पर बेटी। क्या माँ, आप भी पिताजी की तरह बहाने मारने लग गई हो? मुझे लगता है आप दोनों मुझे शॉपिंग कराना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि हर बार की तरह इस बार भी बच्चे दिवाली पर मेरा मजाक उड़ाएं, है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची, हम जल्दी शॉपिंग पर चलेंगे। इतना कहकर मानवी की माँ वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती हैं। कई दिनों से मानवी के माता पिता को कोई भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मानवी की माँ ने सोच लिया था कि वो कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम जरूर करेंगी। इस तरह मानवी की माँ सोचते सोचते सड़क पार कर ही रही होती है कि तभी अचानक एक कार के आगे आ जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर जब मानवी के पिता विक्रम को पड़ती है तो वो जल्दी से दौड़े दौड़े घर आते हैं। इस तरह कुछ दिन शोक में ही बीतते हैं। मानवी अभी सिर्फ 10 साल की ही थी, इसलिए उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए उसके पिता ने एक नैना नाम की औरत के साथ दूसरी शादी कर ली। नैना का पहले से ही अपना एक बेटा था जिसका नाम आयुष था। आयुष अभी बहुत ही छोटा था। मानवी के पिता गांव में काम धंधे न होने के कारण शहर काम के सिलसिले से चले जाते हैं। विक्रम के जाते ही नैना मानवी के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है और उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद अपने बेटे आयुष के पालन पोषण में लगी रहती है। आज पूरे गांव में दिवाली थी और सभी गांव वाले आपस में मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, लेकिन मानवी के यहाँ घर पर
मानवी को सूखी रोटी खाना भी मुश्किल था। मानवी के पिताजी के जाने के बाद नैना ने मानवी को अपने घर की नौकरानी की तरह रख लिया था और वो उससे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी। जिस दिन उनके खाने के बाद एक रोटी बच जाती तो मानवी को मिल जाती, नहीं तो ज्यादातर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कुछ दिनों बाद मानवी के पिता का भी शहर में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इसी तरह एक दिन रोते हुए मानवी अपने माता पिता की तस्वीर के आगे कहती है, माँ, पिताजी, सौतेली माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो मुझे खाने को भी नहीं देती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तड़प तड़प कर मर ही जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस तरह मानवी अपने माता पिता की तस्वीर से कई सारी बातें करती है और बातें करते करते उसकी आग लग जाती है। इसी तरह कई महीने निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद नैना की बहन का लड़का कैलाश नैना के घर आता है और कहता है, मौसी जी, आप कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? मैं आपके गांव से गुजर रहा था, इसलिए सोचा कि आपका हाल चाल पूछता चलूं। क्या बताऊं, मानवी के पिताजी के चले जाने के बाद घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, जैसे तैसे बस गुजारा कर रही हूँ। और तो और वो मानवी को भी मेरे सहारे छोड़कर चले गए हैं। मैं अब और उसको इस घर में बैठे बैठे नहीं खिला सकती। इसकी वजह से मेरे छोटे से बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। कैलाश सोचता है क्यों न वो मानवी को अपने साथ ले जाए और उससे अपनी फैक्ट्री में काम कराए। तभी कैलाश कहता है, मौसी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मानवी को आप मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ काम पर रख लूँगा और इसके बदले इसे खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी दे दिया करूँगा। और मानवी जो काम करेगी उसके बदले में मैं आपको 8,000 रुपए महीने भिजवा भी दिया करूँगा, जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी। नैना मानवी से छुटकारा पाने के लिए कैलाश को हाँ कह देती है और मानवी को देने के लिए तैयार हो जाती है। नैना मानवी को कमरे से बुलाकर झूठा दिलासा देकर उसे कैलाश के साथ भेज देती है। कैलाश मानवी को अपने साथ ले जाता है। शुरू में तो वो मानवी से कुछ भी नहीं करवाता और उसे खाने के लिए भी टाइम से अच्छा खाना दे दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कैलाश अब अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है और वो मानवी से अपनी फैक्ट्री में काम करवाने लगता है। कैलाश की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती थी, जिस कारण वो दिन रात मानवी से काम करवाता और खाने के लिए भी सिर्फ 1 वक्त का ही खाना देता। एक दिन मानवी काम करते करते बीमार पड़ जाती है और वो कैलाश से कहती है, मालिक, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं आज काम नहीं कर सकती। प्लीज आप मुझे दवा दिला दीजिए। कामचोर, काम न करने का बहाना करती है। मुझे पता है कब क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम मुझे मत सिखा। तू पूरा दिन कुछ काम तो करती नहीं, बस अच्छा खाने को मांगती रहती है। अगर तुझे अपना इलाज कराना है तो जंगल की ओर एक बूढ़ी नानी रहती है, तू उनसे जाकर जड़ी बूटियाँ ले और खा ले। मानवी जल्दी से दवा के लिए जंगल की ओर जाती है। जंगल में अंदर जाकर वहाँ उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वो झोपड़ी में दवाई लेने के लिए चली जाती है। झोपड़ी में एक बूढ़ी नानी बैठी होती है। मानवी उन नानी के पास जाती है और उनसे कहती है, नानी माँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आप मुझे दवा दे देंगी? डरो मत बच्ची, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये लो, ये काढ़ा पी लो। इसको पीते ही तुम थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मानवी जल्दी से वो काढ़ा पी लेती है और नानी माँ उसके सर पर गीला कपड़ा रखती है। थोड़ी ही देर में मानवी को बुखार से आराम हो जाता है। ये देखकर मानवी नानी माँ को सर झुकाकर धन्यवाद करती है। नानी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे पूरी तरह ठीक कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बेटा, मेरा तो फर्ज है
दूसरों का इलाज करना। लगता है तुम बहुत दुखी हो बेटा। हाँ नानी माँ, मैं पास की ही एक फैक्ट्री में काम करती हूँ। वहाँ पर मुझ पर बहुत जुल्म होता है। वो मुझसे पूरा दिन अपनी फैक्ट्री में काम करवाते हैं और खाने के लिए भी बस एक समय का ही खाना देते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म या काम करने का दबाव नहीं डालेगा। ये लो, मैं तुम्हें जादुई अनार बम देना चाहती हूँ। तुम इस जादुई अनार बम से जो भी मांगोगी, ये तुम्हें वो सब कुछ देगा। पहले तुम इस अनार बम को एक खाली जगह पर लेकर जाना और इससे एक घर मांगना। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाएगा। उस जादुई घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें मिलेंगी और तो और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी और तुम्हें कभी भी अपने जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी बेटा। धन्यवाद नानी माँ, जो आपने मुझे ये जादुई अनार बम दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मानवी नानी माँ के कहे अनुसार एक खाली जगह पर उस जादुई अनार बम को लेकर जाती है और जादुई अनार बम से बोलती है, हे जादुई अनार बम, मुझे रहने के लिए एक सुंदर सा घर दे दीजिए। मानवी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक बड़ा और सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है और तभी जादुई अनार बम मानवी से कहता है, जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा इस जादुई घर में वेलकम है। तुम्हें इस घर में हर चीज की सुविधा प्राप्त होगी और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मानवी बिना समय बर्बाद किए उस जादुई घर में चली जाती है और देखती है कि वो घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें रखी हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी धन दौलत भी है। ये सब देखकर मानवी कहती है, अब मैं इसी जादुई घर में रहकर अपने सभी सपने पूरे करूँगी और कभी लौटकर वापस सौतेली माँ के पास नहीं जाऊंगी। इसके बाद मानवी उस जादुई घर में हंसी खुशी रहने लगती है और उसे अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत होती तो वो जादुई अनार बम से मांग लिया करती थी। इस तरह मानवी रोजाना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती और अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है।